मई का महीना जब भी आता है तब याद आ जाता है वो हर पल, वो हर संघर्ष जो गुर्जर समाज के शहीदों ने अपने समाज के लिए किया था। वो शहादत याद आती है जो उन्होंने अपने समाज के संघर्ष के लिए की थी। लेकिन उसी के साथ याद भी ये आ जाता है कि आज दिन तक 16 साल बीत जाने के बावजूद भी उस शहादत को वो सम्मान नहीं मिल पाया, और जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 73 गुर्जर जवान शहीद हुए। उनको जो मांग रखी थी उन्होंने, वो आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन समस्या अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। और कैसे और कब होगा इसका समाधान, क्या ये साल साल में बदलते चले जाएंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री बच्चू सिंह गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चेतना जी। सर्वप्रथम तो आपने जिस मुद्दे को लेकर आज मुझे यहाँ बुलाया है जी, उसमें जो गुर्जर आरक्षण के लिए 73 अपने गुर्जर समाज के जो भाई शहीद हुए उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए समाज के लोग भी अभी सब जगह अपना ये काम कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में अपने अपने स्तर पर। तो उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस विषय पर कि आज के दिन जो आज 16 वर्ष जैसा आपने कहा कि इतने समय से ये चीज व्यवस्था चल रही है, और इसका सरकारों ने समय समय पर जैसी स्थिति थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं चेतना जी इसके विषय में कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात गुर्जर समाज का संगठन है। लगभग हमारी 11 करोड़ की आबादी भारतवर्ष में निवास करती है, जिसमें हमारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की एक सबसे प्राचीन संस्था है। अब तो बहुत सारे संगठन, लोग तरह तरह के संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय केवल और केवल एक मात्र संगठन के रूप में, समाज का मात्र संगठन के रूप में गुर्जर महासभा एक संस्था 1908 की संस्था है, जिसका मैं आज मुझे 2020 से राष्ट्रीय संगठन महासचिव का दायित्व मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस संस्था ने इस आंदोलन का बिगुल बजाया और इस बात को रखा कि हम लोग जब इस तरह के क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने एसटी की मांग को किया था, नॉट एसवीसी एंड ओबीसी एंड अदर देन, एसवीसी मांग, एसटी की मांग को ही लेकर के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा चली। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने, जब चंद्रशेखर जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हमारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके अन्ना पाटिल थे, उनके नेतृत्व में हिमाचल और जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को एसटी का आरक्षण दिलाने का काम किया था इस सभा के माध्यम से। क्योंकि दीपक पीके अन्ना पाटिल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज दीपक पाटिल हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके अन्ना पाटिल थे। पाटिल साहब ने के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से बहुत अच्छा हमजोली दोस्ताना व्यवहार भी था, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको हम भारत सरकार में कोई जिम्मेदारी देते हैं, हम भारत का बड़ा जिम्मेदारी देते हैं, आपको गृह मंत्री बनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बात, वो अनछुए पहलू हैं, उन्होंने कहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी कौम के लिए एसटी का आरक्षण चाहिए, और उन्होंने एसटी का आरक्षण हिमाचल और जम्मू कश्मीर के गुर्जर को दिलवा के ही उनके प्रधानमंत्री काल में एसटी का आरक्षण जम्मू कश्मीर और हिमाचल के गुर्जर को मिला है, जो आज दिन तक जारी है। अब गुर्जर जाति से जुड़े हुए ही सारी समस्याओं के मुद्दे पर मैं बातचीत करती रहती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत से गुर्जर भाई हैं जो संवाद के माध्यम से अपनी अपनी पीड़ाएं भी बताते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्हीं के लिए आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से लेकर सचिन पायलट तक, प्रहलाद गुंजल तक, ये बड़े बड़े नेता इस संघर्ष में शामिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतने साल बीत जाने के बावजूद भी सरकारें बदली, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह गई है। गुर्जर कौम का फायदा हर सरकार ने उठाया है, समाधान किसी ने नहीं दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि समाजों को सबने अपने तरीके से उनका फायदा लिया और उनको गुमराह करके उनका स्थायी समाधान निकालने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे मैं एकदम सहमत हूँ। तो मैंने जैसा आपको कहा कि महासभा ने इसको मूल मांग एसटी के रूप में लागू किया था, और एसटी के रूप में ही महासभा के बाद राजस्थान के उस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल गाड़ थे, स्वर्गीय, आज है नहीं, उन्होंने फिर इसकी यहाँ पे आमरण अनशन के रूप में एसटी की ही मांग करी। उसके बाद जब वो उस समय, क्योंकि मौजूदा पार्टी के जिला प्रमुख थे जयपुर के, और उन्होंने उसको उसके बाद में जो है अपना
जो आमरण अनशन का कार्यक्रम स्टैचू सर्कल जयपुर में चल रहा था, उसका जो है भाजपा ने उनको जूस पिला करके और उनका आमरण अनशन तोड़वा दिया। जब आमरण अनशन तोड़वा दिया और समाज में आग जल चुकी थी, चिंगारी उठ चुकी थी, उस चिंगारी को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, हमारी कौम के जो फौजी और कर्नल, देश की आर्मी में काम करने वाले एक जुझारू और जो कह सकते हैं कि एक मतलब जिसको कहते हैं आक्रामक रुख के रूप में उन्होंने समाज को एक नेतृत्व प्रदान करने का काम किया इस आरक्षण के मुद्दे पर। क्योंकि आमरण अनशन तो उन्होंने टूट गया, उसके बाद समाज सोचे कि अब क्या करें, लेकिन विषय को, मुद्दे को लेकर के कर्नल बैसला जी ने इसमें का नेतृत्व वहां से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल संघर्ष किया, लड़ाई की, पूरा विषय किया। लेकिन उनको भी सरकारों ने छलने का काम किया समय समय पर। और सरकारों ने छलने का काम किया कि मतलब क्या किया कि उनको कहा समझौते पे समझौते, समझौते पे समझौते। आपने बहुत सारे लोग देखे, सारी सरकारों में हुए, और कभी किसी सरकार ने उसको नाम एमबीसी दिया, किसी दल की सरकार ने उसको नाम एसबीसी दिया, किसी दल ने एमबीसी दिया। एमबीसी बोले तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एसबीसी बोले तो स्पेशल बैकवर्ड कास्ट। लेकिन दोनों सरकारों ने एमबीसी एसबीसी उसका नाम डाल दिया अलग अलग। कांग्रेस उसको एसबीसी कहती तो समस्या को वहीं के वहीं रखा और उसके माध्यम से विषय को उन्होंने स्टेप पे बदल दिया। एसटी जो मूल मांग लेके हम चले थे, कर्नल बैसला भी शुरुआत में एसटी का आरक्षण का मुद्दे पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एसटी से आके और अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने, सरकार ने उनको इस तरह की अंतरिम राहत पे ला दिया कि आप इंटरिम रिलीफ के रूप में एसबीसी करिए, फिर आगे देखेंगे आपका एसटी का मुद्दा। तो अंतरिम राहत पे लाके खड़ा कर दिया समाज को। ये सच्चाई है जी। इसमें और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज एक भोली कौम है और बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि संवेदना भरी कौम है। बहुत ही जल्दी आप इनको कन्विंस कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी ये अपना समर्थन आपको दे देती है। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं ये समझ पाती हूँ, देख भी पाती हूँ, कई सारे गुर्जर भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, संवाद से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अपडेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब पीढ़ी आ रही है उसमें वो जागरूकता आ चुकी है, जो पहले समाज के लोगों में नहीं थी। वो बहकावे में आ जाते थे, लेकिन अब का जो गुर्जर है वो बहकावे में नहीं आता है। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने स्टेप लिया गुर्जर समाज के लिए, हाल ही में आपने भी देखा होगा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी भजन लाल जी को 9वीं अनुसूची में गुर्जर समाज को जोड़ने के लिए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने। तो किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से उन्होंने ये स्टेप लिया, तो आपको भी क्या उनसे उम्मीद है? नहीं, देखिए, हमारा शुरुआत से लेके और आज तक हम हर स्टेप पर सब समाज पूरी तरह से उस चीज को टकटकी लगा के देखा हुआ है और बात भी किया हुआ है और हर समय उसके साथ में खड़ा है। और आम से आम और खास से खास व्यक्ति उस मुद्दे के साथ है। मुद्दा कभी न मरा है न मरेगा जब तक मुद्दे का परमानेंट समाधान नहीं होता है। लेकिन स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसके कारण उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा कि मूल मांग एसटी लेके चले थे और उन्होंने एसबीसी और एमबीसी पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उसको भी परमानेंट नहीं किया। एसबीसी एमबीसी भी कराया, वो भी स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं? क्योंकि 49% का हवाला देते हुए 1% को तो रेगुलर कर दिया। 5% आरक्षण एसबीसी एमबीसी के नाम पे दिया गया दोनों सरकारों के द्वारा। 1% तो 49 में 50 करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन 50 से ऊपर जाते ही हाईकोर्ट में उसको 54 को 4% को रोक लगा दी गई। तो जब 4% रोक लगा दी तो सरकारों ने उसका क्या समाधान निकाला? गुर्जर कैसे राजी हो, इनको कैसे रोका जाए, नहीं तो ये तो फिर उबलेंगे। तो इस बात को देखे सरकारों को जब ये संज्ञान में आया तो सरकार ने सोचा कि ये करते हैं कि हम 4% रेगुलर तो आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन 5% में 1% तो हम आपको रेगुलर दे रहे हैं। आरक्षण 1% तो रेगुलर हो गया, क्योंकि 49 था तो 150 जुड़ गया। लेकिन 4% को हम सरकार अपने स्तर पर बैकलॉग में भर्तियों में फायदा दे सकती है। किसमें दे सकती है? भर्तियों में, यानी जो नौकरी में, खासतौर से नौकरियों के अंदर जो वर्ग। अब वो नौकरियों के अंदर उन्होंने क्या करा कि बैकलॉग में जितनी भर्तियां अपनी निकलती है तो उसमें 5% के गुर्जर समाज के लोगों को स्थान दिया जाता है। तो 1% तो वो हो गया और 4% को बैकलॉग के रूप में भी वो भर्तियों में स्थान दिया, जिससे गुर्जर समाज को एक शांति देने का काम किया और समाज भी इससे आगे बढ़ा। पर असल में इससे शांति मिली है या नहीं, वो लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि परमानेंट समाधान नहीं है। ये परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान तो 9वीं अनुसूची का जोड़ने का है। जैसा कि अभी किरोड़ी लाल मीणा जी ने, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, उनको लेटर लिखा है कि इनको 9वीं अनुसूची के लिए भेजा जाए, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो 9वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर के अब आप मूल मांग से लेकर के भटका दिया और आपने अंतरिम राहत पर ला के लाया और उसको भी आपने परमानेंट नहीं किया, तो ये तो एक बड़ा विषय है। अन्यथा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब विषय देखने वाले बात है। तो लोग क्या है कि
समय होता गया, बदलते गए और मोहरे चेहरे बदलते गए हर सिस्टम के अंदर, लेकिन अपने आम कौम के व्यक्ति ने पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस मामूंड के लेकिन पीछे। जब तक समाधान नहीं होगा, देखिए इस मुद्दे पर बातचीत चलती रहेगी, समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक बातचीत चलती रहेगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप अपने गुर्जर भाइयों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर तो आप कर सकते हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने अपना पूरा सब कुछ अदा किया और सरकारों ने जिस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया या हमारे साथ समझौते पे समझौते करके हमको जो परमानेंट इसका स्थान नहीं दिया और मैनिफेस्टो में भी लिए और हमसे वादे भी किए लेकिन वो पूरे नहीं किए, लेकिन हमको कुछ तो उसका फायदा मिला। तो एक तो उससे हमारे को एक अंतरिम राहत जिसको कहते हैं इंटरिम रिलीफ के रूप में वो देख रहे हैं। साथ में ये देखा कि आंदोलन से हमको आरक्षण मिला या ना मिला परमानेंट, लेकिन मेरी कौम बहुत जागरूक हुई है जी। और जब कौम जागरूक हो जाती है कोई भी तो अपने आप वो अपने हक लेना जान जाती है जी। उस लाइन पर मेरे कौम के बच्चा आज मेरे सर्विसों में आने लगे हैं, वो पढ़ाई करने लगे हैं, वो कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ने लगे। उनको लगने लगा है कि हम बिना पढ़ाई करे हम अच्छी परसेंटेज नहीं लाएंगे तो हम अच्छी तरक्की नहीं करेंगे, तो हम कैसे सर्विसों में स्थान पाएंगे। अगर ये आरक्षण भी मिल जाएगा तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या उनमें स्थान कैसे पाएंगे अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पढ़ाई के प्रति जागरूकता और नौकरियों में कंपटीशन के प्रति जागरूकता की जो भावना बढ़ी है उससे मेरी कौम अब आगे बढ़ने लगी है। जो पुराने टाइम पे मुख्य धारा से कट गया था मेरा समाज, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी जो सबसे ज्यादा कोई समाज टकराया जिसने अपना स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं किया और वो जंगलों में जाना उन्होंने मजबूर अपने आप को किया, लेकिन वो अपने स्वाभिमान समझौता नहीं किया और वो जंगलों में चले गए इस वजह से और मुख्य धारा से कट गए। इसलिए आज मुख्य धारा के ये आरक्षण की जरूरत लगी और इसकी वजह से वो लोग बैकवर्ड हो गए जी। लेकिन अब वो आगे बढ़े जी। बिल्कुल, मैं तो इस आंदोलन ने उसको एक आगे बढ़ाने की एक चेतना दी है जी। उम्मीद भी मैं यही करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि अब का गुर्जर बिल्कुल अलग है, वो शिक्षित है, वो रोजगार के साधन ढूंढना जानता है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि उन्हें इस आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, वो इतनी सशक्त हो जाए कि उन्हें सरकारों के दर पर भटकना ना पड़े। लेकिन सरकारों को इन शहादत का जो सम्मान करना चाहिए था, जो उम्मीद गुर्जर समाज ने 16 साल से लगा रखी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर गुर्जर समाज जो सबसे बड़ा वोट बैंक में शामिल है अगर वो नाराज हो जाएगा तो सरकारों की जमीन किस तरीके से खिसकती है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके कई उदाहरण इतिहास से लेकर आज तक आपने देखे भी हैं, हमने सुनाए भी हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकारें भी इनके समाधान पर अपनी नजर बनाएं और जल्द से जल्द जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखा है भजनलाल सरकार को, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि अब जाकर शायद कुछ हो सके। नवीन सिंची इसका बिल्कुल सही मायने में समाधान है और करना चाहिए सरकार को। इस विषय पर हम पूरी तरह से अपील करेंगे और सरकार से भी, और समय पे हमारा डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल भी मिलेगा और हर जगह हम जाके इस बात को रखेंगे, चाहे प्रदेश की सरकार के पास हो चाहे देश की सरकार के पास हो। और ये कौम ने कहीं किसी से वोटिंग की बात करते हैं तो विधानसभा में आज 50 विधानसभा लगभग मैंने नापे हैं इस व्यवस्था के तहत, सामाजिक प्रवास किया है मैंने लगभग 50 विधानसभा। और ये भाजपा की सरकार, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल जी स्वयं कहते हैं कि गुर्जर समाज ने ही उनकी सरकार को पलटने का काम किया है। जहां पर पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, सचिन पायलट के कारण वोट गया था, उन्हीं सीटों से वो जीत के भाजपा के उम्मीदवार आए और उनकी प्रदेश में सरकार बनी। ये सच्चाई है। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका संदेश पूरे गुर्जर समाज तक जाएगा और सरकार तक भी जाएगा। जिस तरीके से आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो सब एक साथ मिलकर आप, हम और गुर्जर समाज खुद एक साथ मिलकर करेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। उन्हें शहीदों को नमन जी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।